जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल न्यूज और फाइनेंस न्यूज। 5 सेशंस की ये सीरीज रहेगी जिसमें हम पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को बहुत थॉरली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200 प्लस क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000 प्लस पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। तो पहली न्यूज है, होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेस टू क्रिएट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। काफी समय से ये डिमांड चल रही थी वहां पर कि नए जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाए। कुछ लोगों की डिमांड ये भी है कि वहां पर उसको एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया जाए दोबारा से। 5 अगस्त 2019 को जब 370 आर्टिकल हटाया गया, 35A हटाया गया, तब जो है जो स्टेट था जम्मू कश्मीर का, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो कि विद लेजिस्लेचर था, विधानसभा के साथ, मतलब उसके इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ ही। और उसके बाद जो है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेचर। तो कुछ लोगों की डिमांड है कि यहां पर लेजिस्लेचर दोबारा से आना चाहिए, कुछ लोगों की डिमांड है कि 6 शेड्यूल में इसको ऐड करना चाहिए, और एक ये भी डिमांड थी कि वहां पर नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, कारगिल था और एक लेह था। और लेह का जो एरिया है दैट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कन्वीनियंस होती थी, खासकर जो दूर दराज के इलाके थे वहां के लोगों को। तो इन सारी चीजों को कह लीजिए ओवरकम करते हुए ये डिसीजन लिया गया है। 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। सो क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? संस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा वैली या नुब्रा चांगथंग। ठीक है, बहुत फेमस। इससे पहले कौन कौन से थे आपके पास? ठीक है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, ले और लद्दाख थे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा थी। तो ये कारगिल आप देख सकते हैं, ये जसकार रहा, ले, शाम, नुब्रा और छांगथंग। ठीक है जी, और ये रहा आपका द्रास। ठीक है, तो अब जो है ये टोटल कितने हो जाएंगे? आप यहां पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। ये होगी आपकी पूरी की पूरी कहानी आर्टिकल 370 की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 370 का जो प्रपोजल है वो 5 अगस्त 2019 को रखा गया था, पर जो फाइनल ऑर्डर, जो से कहते हैं ना, पास होने के बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिली और जब वो नोटिफाई हुआ है, वो 31 अक्टूबर को हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों हुआ? क्या रीजन है? मतलब वही दिन कोई खास है या वैसे ही नॉर्मली 31 अक्टूबर को हुआ है? ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहली स्लाइड में पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपका होमवर्क हैं, ताकि आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें चीजों के बारे में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रेवल। देखिए, ह्यूमन ऑर्गन्स ये एक कह लीजिए दुनिया भर की एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो ट्रेवलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें भी देखा गया है कि कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट करने लायक नहीं रहते, मतलब डैमेज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, एक स्मूथ प्रोसेस हो, उसको लेकर जो है ये काम किया गया, उसको लेकर गाइडलाइंस इशू की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एसओपी, एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइंस, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सो एयरलाइंस कैरिंग ह्यूमन कैडेवरिक ऑर्गन्स, कैडेवरिक होता है बेसिकली
डेड बॉडी के ऑर्गन्स। ठीक है जी। रिक्वेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी को रिक्वेस्ट की जाएगी कि प्रायोरिटी टेक ऑफ और लैंडिंग हो एयरक्राफ्ट की, और अरेंज फ्रंट रो सीट्स, ताकि जब भी मतलब एयरक्राफ्ट लैंड करे तो सबसे पहले वो लोग निकले। ठीक है। और जहां तक मतलब डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जहां तक भी उन ऑर्गन्स को पहुंचाना है, वो जल्दी से जल्दी विदाउट टाइम लॉस जो है वो हो सके। दे कैन रिक्वेस्ट प्रायोरिटी रिजर्वेशन एंड प्रोविजन फॉर लेट चेक इन फॉर मेडिकल पर्सनल ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स। तो ये कुछ फैसिलिटीज जो हैं उनको दी गई हैं। इसके अलावा यहां पर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लाइक ट्रॉली फॉर द ऑर्गन बॉक्स फ्रॉम एम्बुलेंस टू द एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट ऑफ रीजन एंड वाइस वर्सा। मतलब एक डेडिकेटेड ट्रॉली है जिसमें इस तरीके का आप देखेंगे, इस तरीके का एक बॉक्स है ह्यूमन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट, वो बॉक्स रख के उसको ले जाया जा सकता है। तो मतलब द आइडिया हियर इज, अगर हम पूरी की पूरी स्टोरी को कट शॉर्ट करें तो बहुत इजी तरीके से कम समय में, और जो भी प्रोसेस है, सिक्योरिटी चेक इन है, प्रायोरिटी चेक इन है, उसके बाद आपका जो है आपको रिजर्वेशन मतलब अगर करना है एयरक्राफ्ट में, तो वो सारी चीजें जो हैं आपके लिए अलग से डेडिकेटेड होंगी। आपको लेट चेक इन का भी फैसिलिटीज दी गई हैं। ठीक है। ऑर्गन बॉक्स शुड बी इन करेक्ट पोजीशन, अप स्ट्रेट राइट वर्टिकल, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, मतलब सीधा रखा जाए ताकि किसी तरीके का डैमेज ना हो। तो ये चीजें इसमें रखी गई है। ओके। इसमें कुछ दो तीन चीजें और हैं। वन ट्रिगर सिस्टम, रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑर्गन एलोकेशन अथॉरिटी, ये नोटो रोटो सोटो। ये क्या है ये नोटो रोटो सोटो? तो नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रही है। चलिए नेक्स्ट आपका 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। तो यहां पर 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए गए हैं, जिनकी लेंथ 936 किलोमीटर होगी और कॉस्ट जो है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है जी। जैसे कि अब ये सारे याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है कि आप मान लीजिए किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसमें क्वेश्चन वो बन सकता है। या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए वो स्पेसिफिक आपकी जो होम स्टेट है या होम डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। 4 लेन खड़गपुर मोरेग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। तो ये सारे जो है यहां पर आप देख लीजिए, एक पूरी की पूरी लिस्ट है। द आइडिया हेयर इज कनेक्टिविटी, इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी। ठीक है जी। सो इससे जॉब कितनी क्रिएट होंगी? 4.42 करोड़ मैन डेज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये मैन डेज का कंसेप्ट आई होप सबको पता है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स और या मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं तो उसमें मैन डेज का कंसेप्ट आता है। तो इसी तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कैलकुलेट करते हैं। ये नहीं कि इतने लोगों को जॉब मिली, वो भी एक तरीका है, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी बेटर वे ऑफ इंडिकेटिंग हाउ मच वर्क इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है जी। चलिए, सो यहां पर आप देख सकते हैं आगरा ग्वालियर के बीच में खड़गपुर मोरेग्राम, तो वेस्ट बंगाल की कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। हाईवेज नेटवर्क अराउंड कानपुर, ताकि डीकंजेस्ट किया जा सके सिटी को, और झारखंड और छत्तीसगढ़ को, सो रायपुर रांची कॉरिडोर, थर्ड अहमदाबाद टू कंप्लीट हाईवे। ठीक है, गुजरात में, और गुवाहाटी रिंग रोड, ताकि अनहिंडर्ड एक्सेस हो नॉर्थ ईस्ट को लेकर, आपको प्रॉपर गुवाहाटी में एंटर ना करना पड़े। देखो, नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि आपको गुवाहाटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है गुवाहाटी, तो वहां से होके जाना पड़ता है। मान लो मेघालय अगर आपको जाना है, शिलोंग जाना है, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से फिर लाइक यू हैव टू टेक 3 आवर लॉन्ग जर्नी। तो वो सारी चीजें सीधा सीधा आपका क्या हो, आउटर रिंग रोड बनी हुई है। ठीक है जी। देन आपका ट्रेवलिंग टू अयोध्या विल बी मच फास्टर नाउ। तो इस तरीके की सारी चीजें पूरे अक्रॉस द इंडिया जो है चीजें लाई गई है। नेक्स्ट आपका एनआईटी सी। ठीक है, एनआईटी कैलिकट लॉन्चेस निवाहिका। ठीक है, वेब पोर्टल फॉर डाटा मैनेजमेंट। देखो, जैसे आज के समय पर एक बड़ा कोट अनकोट कहा जाता है, डाटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल को लेकर लड़ाई थी, आज के समय पर डाटा को लेकर लड़ाई है। जिसके पास डाटा है, आज के समय पर अगर आप एआई टूल्स को देखें, वो क्या है, अल्टीमेटली डाटा के बेसिस पे है सारी की सारी चीजें। आप कुछ भी पूछते हैं वो आपको पूरा का पूरा आंसर दे दे रहा है। कैसे दे दे रहा है? उसके पास मतलब इज लाइक ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रिलियन ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो डाटा मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज द आइडिया ओवर हियर। एनआईटी कैलिकट जो है लॉन्च निवाहिका। ठीक है, बड़ा एक अलग सा नाम है, कटिंग एज वेब पोर्टल।
revolutionize how the institutes handle and reports data. So reliable tool होगा, accuracy, consistency इंश्योर करनी है, designed for systematic and timely recording of key activities of the various departments. ठीक है, डिपार्टमेंट्स के पास डाटा तो बहुत है, तो जो डाटा एनालिसिस है, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स हैं, उनको बेहतर करना, ठीक है, उसका वो सारी चीजें जो हैं यहां पर ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, काफी ज्यादा चर्चा में थी, एलजी कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू एमसीडी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। देखो, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं, कुछ साल पहले ये किया गया था कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, कहा गया कि बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से रन नहीं हो पा रहा, बट कुछ साल रन करने के बाद से ये समझ आया कि इससे क्या हो रहा है कि वही काम अलग अलग 3 ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और ओवरलैपिंग हो रहा है, और जो एक कंबाइंड एफर्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, फिर तीनों को मर्ज किया गया। ठीक है, अब जो है उसमें एक ऑप्शन था, जब ये कानून पास हुआ था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो एल्डरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये एल्डरमैन क्या होता है? देखिए, एल्डरमैन होता है कि जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने काफी समय उसमें लगाया है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सी इन द केस ऑफ राज्यसभा। जैसे हम कहते हैं ना कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो राष्ट्रपति जी हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं, वैसे ही कुछ सिंपल सिमिलर केस यहां पर। अब ये इसको लेकर चैलेंज किया गया कि क्या एलजी कर सकते हैं ऐसा या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में मतलब एक पॉलिटिकल भी मुद्दा बन चुका था। So Supreme Court on August 5 held that authority of the Lieutenant Governor of Delhi to nominate 10 persons with special knowledge of municipal administration to MCD is a statutory attached to his office and he is not bound by the aid and advice of Council of Ministers. ठीक है, जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिल्ली विधानसभा में, मतलब ठीक है, जो दिल्ली की सरकार है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, और यहां पर उन्होंने बाकायदा जो है जो लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट की गई और आपका ये जो अमेंडमेंट्स की गई, इन सब का हवाला दिया गया और कहा गया कि ये सही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट। देखिए, बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉर्पोरेशन। देखो, इसका मकसद सीधा सीधा ये था कि आपका जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रेलेवेंस नहीं प्रूव कर पाया या वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाया, तो इंडिया ने जो है अपना फोकस कहीं ना कहीं जो है बिम्स्टेक की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो देश हैं उनकी तरफ, तो उनका बिजनेस समिट हुआ। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि यहां पर जो है कैसे जो बिजनेसेस है उनको क्लोज लाया जाए। 6 to 8 अगस्त 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इनॉग्रेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बांग्लादेश भी था, और ये अगले ही दिन जैसे 5 अगस्त को वहां पर कह लीजिए सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, शेख हसीना जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे उनको छोड़कर भागना पड़ा, और उसके अगले ही दिन ये कह लीजिए भारत में मीटिंग थी। नेक्स्ट आपका अमित शाह लॉन्चेस एप्स फॉर द न्यू क्रिमिनल लॉस। यहां पर आप देख सकते हैं 3 क्रिमिनल लॉ लेकर आए गए हैं। लास्ट जो मंथ के करंट अफेयर्स थे उसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी तीनों लॉज में, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदला गया है, या कह लीजिए उसमें बहुत मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। अब उसको लेकर ऐप लॉन्च की गई है। मकसद क्या है? बहुत क्लियर है, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो, जानकारी मिले। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, टू एंश्योर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 3 क्रिमिनल लॉज। और बहुत ज्यादा ना टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है ये तीनों देखते हैं हम। जैसे ई साक्ष्य, साक्ष्य क्या होता है? एविडेंस। ठीक है, टेस्टिमनीज, ऑल टेस्टिमनीज, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी विल बी सेव्ड ऑन ई एविडेंस सर्वर। इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द कोर्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो इससे बहुत सारी चीजें सेव होंगी। इट इज लाइक कि रियल टाइम ई कोर्ट्स की जो हम बात करते हैं, ई कोर्ट्स का जो एक प्रोजेक्ट है उसमें एक स्टेप है ये। देन ई समन ऐप, इट विल इलेक्ट्रॉनिकली सेंड समन। समन होता है कि किसी भी जो भी कह लीजिए विटनेस है उसको बुलाया जाता है कि हाँ जी आपको गवाही देनी है,
तो उसको समन भेजा जाता है, या फिर जिन पार्टीज के खिलाफ केस है। सो पुलिस स्टेशन एंड द कंसर्न पर्सन टू हुम द समन इज टू बी सेंट। न्याय सेतु डैशबोर्ड, जिसमें पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन सबको लिंक किया गया है। मतलब इट इज लाइक जो जितना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितने भी कह लीजिए ऑर्गन्स हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, सबको लिंक किया गया है। टू It will provide police with all the information related to the investigation on a real time basis. Next आता है न्याय श्रुति ऐप, जिसका मकसद है the court to hear the witnesses by वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा से लोगों का ये कहना है यार पुलिस का केस है, केस में मत फंसो, कोर्ट में गवाही देने जाना बहुत अपने आप में ऑब्वियसली इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक इंसान के लिए जो अपना रेगुलर काम कर रहा है, उसके लिए अपना जो भी काम छोड़कर कोर्ट में गवाही देने जाना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो सारी चीजें जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो पाएंगे। ठीक है, अगेन द सेविंग ऑफ टाइम यूजिंग द टेक्नोलॉजी। सो द रिसेंटली इनेक्टेड 3 लॉज सीक्स टू चेंज द क्रिमिनल सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी पिछले मंथ के करंट अफेयर सेशंस में काफी डिटेल में चर्चा की थी इसके बारे में। ये आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ओके, हिंदू कॉलेज लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो हिंदू कॉलेज इन एसोसिएशन विद हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल। अगेन मकसद बहुत क्लियर है, एनर्जी में हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। भारत देश को अगर हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री के बारे में सोचते हैं, वो प्लान करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एनर्जी। हमारी आज एनर्जी डिपेंडेंसी दुनिया भर पे बहुत ज्यादा है, उसको कैसे कम किया जाए, उसमें एक हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए फैक्टर हो सकता है। तो उसको लेकर स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है जी, सो हाइड्रोजन स्किल सेक्टर स्किल काउंसिल सेट अप अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है क्या करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फॉर यंग स्टूडेंट्स अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना मतलब स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो स्किल किस में दी जाए, जो नई अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, तो आइडिया इज वेरी क्लियर, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका रेलटेल एंड साइलस अनाउंस द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी इन इंडियन रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन रेलवेज के पास अगर आप डाटा बेस की बात करेंगे, सोच के चलिए कि किस लेवल का डाटा बेस है, क्योंकि हम सब लोग कभी ना कभी रेल के थ्रू हमने टिकट बुक कराई है, तो वो सारा का सारा डाटाबेस अवेलेबल है। तो वो डाटाबेस अगर कह लीजिए किसी तरीके से लीक होता है, तो इट कैन बी अ ह्यूज रिपरकशंस। तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं रेलटेल और साइलेंस अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मकसद क्या है, साइबर सिक्योरिटी फॉर इंडियन रेलवेज बाय डिप्लॉइंग साइलेंस 1 टू सिक्योर रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम सिस्टम्स। Railtel Corporation of India, Indian public sector provides broadband and VPN services, और objective of creating nationwide broadband, telecom and multimedia network, modernize train और उसके अलावा जो ट्रेन के ऑपरेशंस हैं, सेफ्टी सिस्टम है, सारी चीजों को दुरुस्त करना। ठीक है, तो यहां पर साइलस के साथ रेलवे साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की बात की गई है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर मनसुख मांडविया, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईएलआई स्कीम। ये ईएलआई स्कीम आपको समझना जरूरी है। जैसे एक पीएलआई स्कीम है, ठीक है, स्कीम है पीएलआई, ये है आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, एक है आपका ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका मकसद नाम से क्लियर है, एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, उसके बेसिस पे उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। मकसद क्या है सरकार का, कि सीधा सीधा जो कंपनीज हैं वो इंप्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान दे, और सरकार उसमें किस तरीके से मदद कर सकती है। ठीक है जी, सो 3 स्कीम जो है अनाउंस की गई हैं यूनियन बजट में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और अदर अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। 5 ईयर पीरियड में 2 लाख करोड़ का बजट रखा है। 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा बजट है। ईपीएफओ नोडल बॉडी फॉर रोलिंग आउट द बेनिफिट्स फॉर द 3 स्कीम्स। अब इसमें होगा क्या, देखो मतलब सरकार कैसे रीइंबर्स करेगी। सरकार जो है 1 महीने की सैलरी, 1 मंथ वेज अप टू 15,000, मतलब मैक्सिमम 15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स एंट्रेंट्स के लिए देगी। मतलब 5-5 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएगी, मोटा मोटा। ठीक है, मैक्सिमम 15,000। अब मान लो किसी की सैलरी ही 10,000 है, तो उसको 10,000, मतलब उसकी महीने की सैलरी 10,000 है, तो 3 शिफ्ट्स में जो है मतलब 10,000 को डिवाइड कर लीजिए, तो उतना पैसा जो है उसको दिया जाएगा। ठीक है,
दूसरा है फोकस ऑन बल्क हायरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पे आपको हायरिंग करनी पड़ती है, मतलब ज्यादा इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होता है हमेशा मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें रीइंबर्समेंट जो है 24 16 8% ऑफ द वेजेस शेयर्ड इक्वली बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो जो रीइंबर्समेंट होगा वो आपका शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स यहां पर दिए गए हैं। एम्प्लॉय मस्ट हायर 50 और 25% ऑफ द बेसलाइन ईपीएफओ एम्प्लॉइज। तो कुछ सर्टन कंडीशंस रखी गई हैं, बट द आइडिया इज वेरी क्लियर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। ठीक है जी। तो जो मनसुख मांडविया हैं, जो कि अभी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, इससे पहले वो हेल्थ मिनिस्टर थे। ठीक है, कह लीजिए एनडीए 2.0 गवर्नमेंट में। Try mandates all service providers to immediately stop promotional calls from unregistered telemarketers to curb increasing spam calls। रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, कॉल आता है आपका जी बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, पिन शेयर कीजिए। ये सारी चीजें मतलब बहुत कॉमन लेवल का कह लीजिए ये फ्रॉड हो चुका है, उसके एडवांस लेवल के फ्रॉड हो चुके हैं, अब तो शुरू हो गए। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए यहां पर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वॉइस प्रमोशनल कॉल्स, जो बेशक वो प्री रिकॉर्डेड हो, कंप्यूटर जनरेटेड हो, अदरवाइज फ्रॉम ऑल अनरजिस्टर्ड सेंटर्स और टेलीमार्केटर्स, वो नहीं करेंगे। मतलब जो बेसिकली कंपनीज क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, वो डेलीगेट नहीं किया जाएगा। ऑल प्रमोशनल वॉइस कॉल्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सेंडर्स और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स यूजिंग टेलीकॉम रिसोर्सेस, ये जो है इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। द वेरी क्लियर मोटिव इज टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, और अगर मान लो कोई इसको मिसयूज करता हुआ पाया जाता है तो जो है उसका एक्सेस 2 साल के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, सो सच सेंडर शेल बी डिस्कनेक्टेड बाय द एक्सेस प्रोवाइडर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट आपका यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्कीम, 1 करोड़ हाउसेस टू बी बिल्ट फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। तो 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे जो शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं या कह लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए टू कंस्ट्रक्ट परचेज रेंट अ हाउस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट इन अर्बन एरियाज इन 5 years। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2.3 ट्रिलियन रुपीज में ये बात की गई है। तो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़ और 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, तो 1 लाख करोड़। ठीक है, तो यहां पर 2.3 ट्रिलियन की तो 2.3 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों। 2015 में लॉन्च किया गया था, मकसद है ऑल वेदर पक्का हाउसेस बनाया जाए टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप्स को ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। So EWS household families with annual income up to 3 lakh, 3 to 6 lakh, 6 to 9 lakh। ठीक है यहाँ पर, और इंटरेस्ट सब्सिडी जो है सब्सिडी स्कीम भी दी गई है। लोन अप टू 25 लाख फॉर हाउसेस वैल्यूड अप टू 35 लाख विल रिसीव 4% इंटरेस्ट सब्सिडी। ये क्या होता है कि अगर आप मान लो इतने तक का लोन लेते हैं और इस टाइम पीरियड के लिए लेते हैं और टाइमली अपनी किस्त करते हैं तो उतना आपका इंटरेस्ट सब मतलब जो है वापिस आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट रेट पे लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 4% इंटरेस्ट रेट आपको वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मोटिव है ताकि टाइमली पेमेंट होती रहे और उसको रिवॉर्ड मिलता रहे। नेक्स्ट आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गिव नोड टू 8 रेलवे प्रोजेक्ट, 24,000 करोड़ के 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स ओके किया गया है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे एक बेनिफिट एनवायरमेंट का 767 केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी, इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 30 करोड़ ट्रीज, 30 करोड़ ट्रीज। ठीक है जी। सो ये यहां पर किया गया है टू 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स। ट्राइबल एरियाज विल गेट अ मेजर पुश ऑफ डेवलपमेंट थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स। सो 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडियन रेलवेज। ये प्रोजेक्ट हैं, सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्टेट से रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, IIT-GN इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर हैज सेट अप अ सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एट इट्स कैंपस टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट। तो आइडिया बहुत क्लियर है कि यहां पर जो IIT गांधीनगर है और IIT इंदौर है, उन्होंने हाथ मिलाया है सी नर्मदा, नाम से क्लियर है, टू असेस द रिवर इकोसिस्टम। ठीक है जी, सो रिवर बेसिन सिस्टम सेट सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन सिस्टम एट इट्स कैंपस, ताकि इसकी मैनेजमेंट की जा सके, इसकी असेसमेंट की जा सके। और एक पूरा का पूरा रोड मैप
तैयार किया जा सके फॉर रेजुविनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिवराइन इकोसिस्टम। वन इंडिया वन टिकट टू बूस्ट टूरिज्म, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आईआरसीटीसी जो है और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ने एक लॉन्च किया है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। सो मकसद क्या है, ट्रेवल एक्सपीरियंस अच्छा हो पैसेंजर्स का, इंडियन रेलवेज और नमो भारत ट्रेन, ठीक है। अब ये नमो भारत ट्रेन क्या है, ये इंडियन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स ईएमयूज, मतलब लोकल ट्रेन की तरह, ठीक है, जो कि बनाई गई है रैपिड, ठीक है, रैपिड एक्स इसको नाम दिया गया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज दिल्ली मेरठ रैपिड एक्स लॉन्च किया गया था 2023 में, लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। तो इस सारी चीजों में इससे क्या होगा कि आप सिंगल टिकट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर से दिल्ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रेलवे से आए और फिर आगे आपको मेरठ जाना है, तो यहां पर एक ही टिकट से आप ये काम कर सके। सो वन इंडिया वन टिकट टू बूस्ट टूरिज्म, द आइडिया इज दिस। इससे होगा क्या, नमो भारत टिकट को आप आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म से जो है आराम से इसको बुक कर पाएंगे, ठीक है। पैसेंजर्स कैन जनरेट क्यूआर कोड फॉर नमो भारत टिकट, ठीक है, जो कि 4 दिन के लिए वैलिड होगा, और जो है 120 दिन पहले आप इसको एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि रेलवेज में आपको देखने को मिलता है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन लिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट टू इंक्लूड आयुष इन आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। अब ये क्या है, सीधा सीधा जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, उसमें आयुष को भी ऐड करना। सो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है जी, पैकेज अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च इन 2018। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसमें दिया जाता है पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। 55 करोड़ बेनिफिशियरीज को, 12 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज हैं, जो बॉटम 40% ऑफ आर पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और उसमें अब आयुष को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं implementing the centrally sponsored scheme national ayush mission और national health authority has been constituted as an autonomous entity। ये कुछ उसके कह लीजिए पॉइंट्स हैं अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स जो एनरोल्ड हैं सीजीएचएस स्कीम में कैन एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू एलोपैथिक एज वेल एज आयुष। तो आप अगर सीजीएचएस बेनिफिशियरी हैं या मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और आपके पास भी वो सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी है, तो आप भी ये आयुष फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गाइडलाइंस इशूड फॉर मॉडल सोलर विलेज, ठीक है जी, मॉडल सोलर विलेज अंडर द पीएम सूर्य घर। देखो पीएम सूर्य घर बिजली योजना हमने डिस्कस किया था, 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, ठीक है, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, 3 किलोवाट तक का जो है सब्सिडी मिलेगा, 78,000 तक का सब्सिडी है। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। अब उसमें एक और चीज की गई है, मॉडल सोलर विलेज, मतलब पूरा का पूरा गांव वो सोलर एनर्जी से मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सो एम्फेसिस हैज बीन प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग वन मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो मान लो 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 700 ऐसे गांव होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल आउट करोड़ का यहां पर दिया गया, प्रोवाइडिंग 1 करोड़ रुपीस पर सिलेक्टेड मॉडल विलेज, मतलब 1 करोड़ रुपया, काफी अच्छा अमाउंट होता है ये। विलेज मस्ट बी रेवेन्यू विलेज जिसमें पॉपुलेशन साइज जो है 5,000 से ज्यादा, और 2,000 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने एक बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, जैसे बिहार चाहता है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, आंध्र प्रदेश चाहता है, तो जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हिल स्टेट्स हैं उनको हम किस में काउंट कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। वहां पे 2,000, प्लेन एरियाज में 5,000, ठीक है, लॉजिकल है। और वहां पर 1 करोड़ रुपया जो है गांव को दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्चेस ग्लोबल माइनिंग इनिशिएटिव टू बूस्ट कोल प्रोडक्शन। देखो अभी भी दो हम 2070 तक चाहते हैं कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएं, ठीक है, बहुत सारे हमने टारगेट्स रखे हैं। 2030 तक हमने रखा है कि 50% हमारी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। बट आज की अगर मैं बात करूं 2024 की बात करें, अगस्त सितंबर की बात करें, तो अराउंड 50% एनर्जी आज भी हमारी कोल से आती है। तो इट इज लाइक आर डिपेंडेंसी ऑन कोल इज स्टिल देयर। सो उसी चीज को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा है कि हम कोल प्रोडक्शन को ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर्स, अब ये ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर्स क्यों लाए गए हैं? द वेरी रीजन इज मैनेजमेंट, बिजनेस, एफिशिएंसी, ठीक है जी। प्राइमरी गोल ऑफ एंगेजिंग दिस
is to increase the coal production by streamlining operations, enhancing productivity and reducing mining cost. ठीक है जी, तो इसीलिए इनको जो है यहां पर लाया गया है. Hindu man from Bangladesh becomes the first person to get citizenship under सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. अगर आपको याद होगा 2019 में जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो काफी बवाल हुआ था, काफी हाव हल्ला हुआ. और इसमेमतलब जो है एक हिंदू व्यक्ति बांग्लादेश से हैं जो कि असम में रह रहे हैं. जून 5, 1988, मतलब लगभग 35-36 साल हो गए. 36 ईयर, मोर देन 36 ईयर दैट पर्सन इज लिविंग इन असम विदाउट सिटीजनशिप. सो ही हैज गॉट द सिटीजनशिप. और बेसिकली इसमें ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, जो 6 माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस, ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स जो है, उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी. इसको बवाल हुआ, सरकार ने ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे, दे रहे हैं. डिस्पाइट दैट काफी इसमें हंगामा रहा. मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, जस्ट फैक्ट्स कोट कर रहा हूं, क्योंकि अपने आप में काफी मतलब इसको अलग एक सेशन में डिस्कस किया जा सकता है. बट द आइडिया हियर इज कि यहां पर रिसेंटली इवन इलेक्शन से पहले भी ये हुआ कि सिटीजनशिप जो है लोगों को देनी शुरू कर दी है, बाकायदा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया. सो सिटीजनशिप के बारे में सब भारत के संविधान में पार्ट 2 में लिखा गया है आपका, ठीक है जी, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आपका आर्टिकल 5 to 11, ठीक है. और इसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है. ये बाकी कहानी मैंने आपको बता दी. 31 दिसंबर 2014 से पहले बेसिकली इसमें फिर लाया क्यों गया? वैसे तो जो आपको सिटीजनशिप है वो नेचुरलाइजेशन से भी मिल जाएगी, जिसको देशीकरण कहा जाता है. मतलब आप यहां पर रह रहे हैं लंबे समय से, तो जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उस टाइम पीरियड को कम कर दिया गया. ठीक है, उस टाइम पीरियड को जो है इसमें 11 साल से कम करके 6 साल कर दिया गया था. दैट इज द कैच. बट अगर वैसे टेक्निकली देखें 31 दिसंबर 2014, तो वैसे ही 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर अब उनको जाके सिटीजनशिप मिल रही है तो दैट डजंट मेक एनी सेंस ऑल्सो. ठीक है जी. नेक्स्ट आपका कैबिनेट एक्सटेंड्स PMG1 योजना इंप्लीमेंटेशन बाय 5 years टू इन्फ्यूज फर्दर फंड्स. अब मकसद क्या है यहां पर? PMG1, G1 फुल फॉर्म देख लो, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण. थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं इसको. क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है, ये पराली जलाना, ठीक है, ये हम अभी जैसे आपका अक्टूबर का एंड शुरू होगा, ठीक है, अब अक्टूबर का एंड आएगा या नवंबर के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि पूरा हमारा जो न्यूज़पेपर है उसमें फ्रंट पेज की न्यूज होगी. खासकर पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्थ इंडिया में ये है, दिल्ली में ये है, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, अलग अलग सिटीज का जो है आपको डाटा मिलेगा. अब ये सारी चीज उस एक महीने में बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगी, फिर एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा. फिर ये हर साल की कहानी है. तो मतलब कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये इसी टाइम पे सरकार क्यों जागती है. तो कहीं ना कहीं ये आइडिया इज दिस ओनली कि जो वो क्रॉप रेजिड्यू है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, जिससे किसानों का भी भला हो, किसानों को भी एक्स्ट्रा इनकम हो और इन्वायरमेंट का भी बेनिफिट हो. ठीक है, वहां पर जो क्रॉप रेजिड्यू है, पराली जलाना है, वो वाली चीजें भी ना हो. सो अप्रूव्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ 196 करोड़ फॉर द प्रोग्राम. और द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रेम्युनरेटिव इनकम फॉर फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, एड्रेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इन्वायरमेंट भी ठीक रहे, फार्मर्स को भी इनकम हो, तो विन विन सिचुएशन कैसे लाई जाए, तो उसको लेकर ये प्रोग्राम था. ठीक है जी. फाइनेंशियल असिस्टेंस 150 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, 15 करोड़ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, ये यहां पर लॉन्च किया गया. बायोफ्यूल्स जो हैं रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज, जैसे प्लांट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रेजिड्यू, एल्गी और एनिमल वेस्ट. अगेन बायोफ्यूल को लेकर भी 10% का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं. 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमारा 2025 तक का है. पहले 2030 तक का था, वो प्रीपोन हो गया है 2025. इससे फायदा क्या होगा? जो हमारा इंपोर्ट का बिल है, आयात का बिल है, जो दुनिया भर से हम कच्चा तेल आयात करते हैं, वो थोड़ा कम होगा. ठीक है जी. सो अंडर द स्कीम फर्स्ट 2G ethanol project set up by Indian Oil Corporation at Panipat has been dedicated to nation by the Honorable Prime Minister. So बाकी जो 2G प्रोजेक्ट्स हैं वो सेटअप किए गए हैं BPCL, HPCL, NRL के द्वारा.
ठीक है, कहां कहां पर किए गए हैं? उड़ीसा में, बठिंडा पंजाब में और नुमालीगढ़ असम में। ठीक है जी। चलिए, इंडिया विल होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअली अंडर द थीम एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो, इंडिया जो है ग्लोबल साउथ, दुनिया का अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आप देखोगे कि इक्वेटर से ऊपर, मतलब जो नदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो जनरली जो फॉर्मर कॉलोनीज थी। तो जो ग्लोबल साउथ एक इनिशिएटिव है जिसमें बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसको इंडिया भी चाहता है कि हम उसका प्रतिनिधित्व करें, उसको हम हेड करें, उसका एक बड़ा लीडर उभर के आए। और उसमें लास्ट ईयर जब G20 हुआ था, तब भी हमने जो है उसको कहीं ना कहीं एक जगह दी थी, ग्लोबल साउथ को जगह दी थी। तो इंडिया जो है होस्ट कर रहा है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 17 अगस्त वर्चुअली। थीम ऑलरेडी हुआ, एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। कई सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं दुनिया के जो हमें कह लीजिए इंपैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन है, इजराइल हमास है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, वर्चुअल फॉर्मेट और लीडर सेशंस जो हैं यहां पर हुए, और मिनिस्ट्रियल सेशंस भी यहां पर हुए। 123 कंट्रीज ने इसमें ज्वाइन किया, और ये कुछ देश हैं हमारे पड़ोसी देशों ने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो है बाकी श्रीलंका, इन सारे देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आपका सीसीपीए इंपोजेस 3 लाख फाइन ऑन श्रीराम्स आईएएस फॉर मिसलीडिंग क्लेम्स ओवर यूपीएससी 2022 एग्जाम रिजल्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा न्यूज में था, वायरल था ये न्यूज भी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 3 लाख का जो है फाइन लगाया है। द वेरी सिंपल रीजन इज के जो कहते हैं ना फेक एडवर्टीजमेंट, या कहें तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो 200 सिलेक्शंस क्लेम किए गए हैं, हालांकि हुए हैं 171 सिलेक्शंस, और उन 171 सिलेक्शंस में भी 102 जो हैं फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं, और 55 जो हैं फ्री टेस्ट जो है सीरीज से हैं। तो एक्चुअल में अगर आप सिलेक्शंस देखेंगे, जो मतलब जो मेन कोर्स है उसमें बहुत कम है, तो उसको लेकर जो है 3 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। अब आप कहेंगे कि 3 लाख रुपए का फाइन कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, करेक्टली, बट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब द आइडिया हियर इज द मैसेज। As provided in Consumer Protection Act 2019, the Central Consumer Protection Authority has established with effect from 24th July 2020, promote, protect, enforce the rights of consumers as a class, और इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा एज अ हेड, एज ओनली 2 अदर कमिश्नर्स एंड मेंबर्स, और जो है ये एक कॉम्पोजिशन है। द आइडिया अगेन हियर इज टू जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर का बेनिफिट, ठीक है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, ठीक है, नाम भी यही है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट आपका यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्म कमिटी टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। आई होप आप सबने जो है कोलकाता के इसके बारे में देखा, पढ़ा, सुना, काफी चर्चा भी आप लोगों ने करी होगी। तो उसको लेकर जैसे कि कलकत्ता में और उसके बाद पूरे भारत में जो है डॉक्टर्स का प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हुआ कि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी, उनके वर्क प्लेस पे सेफ्टी उनकी, वो यहां पर इंश्योर करना चाहिए। और जो जिस लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको लेकर जो है एक कमेटी बनाई गई है फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और जिसमें कि आपका फॉरडा, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इनवाइट किया गया अपने सजेशंस देने के लिए ऑन द मैटर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को टू रजिस्टर एफआईआर विद इन 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर। ये भी एक था ना कि अभी जो कोलकाता का केस है कि जिसमें एफआईआर नहीं की गई, बहुत समय लगाया गया, अगेंस्ट एनी वर्बल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस मेटेड आउट टू द हेल्थ केयर स्टाफ। So head of the institution shall be responsible for filing an FIR within the stipulated time period. तो जो head of institution है उसकी जिम्मेदारी है कि 6 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च्ड जियो पारसी पोर्टल हज एप्लीकेशन 2025। तो जियो पारसी क्या है ये? देखो, पारसीज जो हैं, जो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को मानते हैं, पारसीज जो हैं, वो इंडिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है। 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन में 70,000 के लगभग जो है पारसीज हैं, जो कि नंबर्स लगातार कम होता जा रहा है। तो पारसीज जो कि
अर्स्टवाइल पर्शिया, ठीक है, ईरान जो जिसको हम आज के समय पे ईरान बोलते हैं, वहां रहते थे, वहां पर ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे, वहां से वो कह लीजिए मतलब विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम वो भागकर जो है इंडिया में आते हैं, गुजरात में शरण लेते हैं, धीरे धीरे गुजरात और मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में पारसीज पाए जाते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनका कह लीजिए जो नंबर्स, डिक्लाइनिंग नंबर्स है कि कहीं फ्यूचर में ये ना हो कि पारसीज खत्म हो जाएं, और उनको करने के लिए, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है जी। सो अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस स्कीम। So central sector scheme to arrest the population decline of Parsi community, 3 component हैं: medical assistance, advocacy, health and health of the community. Under medical component financial assistance दिया जाएगा, under health of community component advocacy component. अगर आज के समय पर आप इंडिया में टॉप 20 कह लीजिए रिच पर्संस की बात करेंगे, उसमें लगभग 4 जो है पारसीज हैं। सबसे छोटी माइनॉरिटी टाटा ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, बहुत सारे आप जो है जो पारसीज हैं वो आपका, या इवन जो कोविड वैक्सीन के समय पर हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखा, जो वैक्सीन थी जो लगभग 80% इंडियंस को लगी, वो आपका इज हेडेड बाय साइरस पूनावाला, दैट इज अगेन अ पारसी। तो ये जो कह लीजिए पारसी कम्युनिटी है, दैट इज नॉट जस्ट that is like a minority, that is actually one of the important backbone of India's economy also. ठीक है जी। तो उनको, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करना जो है इस स्कीम का आइडिया है। ओके, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट टू लॉन्च किसानों की बात रेडियो प्रोग्राम। द प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सितंबर टू मेक साइंस एसेसिबल टू द फार्मर्स। जैसे ऑन द वेरी सेम लाइन जैसे कि आपका मन की बात है, तो वैसे किसानों की बात, ठीक है। तो इसमें जो है कौन होगा, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो किसानों को जो है किसानों के बारे में, खेती के बारे में जो भी कह लीजिए सरकार की स्कीम्स हैं या जो भी जानकारी है वो उनको देंगे, और इनको जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके उनको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रसार भारती एंड संसद टीवी साइन एमओयू फॉर एनहांस्ड कोलैबोरेशन एंड कंटेंट शेयरिंग। सो दोनों ही गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, संसद टीवी सीईओ और प्रसार भारती सीईओ के सामने ये हुआ, और मकसद क्या है, कंटेंट एंड प्रोग्राम शेयरिंग। जो प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहां पर इन सारी चीजों को यूज किया जाए, मतलब गवर्नमेंट का कंटेंट है, 2 गवर्नमेंट की एजेंसीज है, वो आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से कंटेंट शेयर करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीजेस सेंटनरी कमेमोरेटिव कॉइन ऑनरिंग एम करुणानिधि। एम करुणानिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के, 12 बार एमएलए रहे हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके याद में जो है कॉइन जो है सेंटनरी, एक 100 रुपीज का कॉइन जो है रिलीज किया गया, बर्थ सेंटनरी ऑफ लेट डीएमके प्रेसिडेंट एम करुणानिधि। एंड रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया, तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका जिम्बाब्वे वाइस प्रेसिडेंट शिवांगा अराइव्स इन न्यू दिल्ली फॉर 19th CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडिया अफ्रीका बिजनेस कनक्लेव। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अफ्रीका को अगर आप देखेंगे ना, अफ्रीकन यूनियन को G20 जो कि अब G21 हो चुका है, उसकी मेंबरशिप भारत के एफर्ट से मिली लास्ट ईयर। और अफ्रीका को अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन वाइज एक बहुत बड़ी मार्केट है, रिसोर्सेज वाइज, और जिसमें कहीं ना कहीं चाइना बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है। तो इंडिया भी चाहता है कि बिजनेस लेवल पर इंडिया वहां पर जाए, ठीक है। तो यहां पर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे जो है यहां पर पहुंचे, और द आइडिया हियर इज अगेन के अफ्रीका के साथ बिजनेस रिलेशंस को इंप्रूव किया जाए। गवर्नमेंट टू यूपीएससी कैंसल लेटरल एंट्री एड्स। तो लेटरल एंट्री हायरिंग को जो है कैंसिल कर दिया गया। काफी बवाल हुआ इस पे, आप लोगों ने अगेन इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। लेटरल एंट्री क्या होता है, देखिए लेटरल एंट्री होता है कि एक आपका जो सिविल सर्विसेज में जाने के कई तरीके हैं। एक है आप यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें लगभग 24 सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ठीक है, आईआरटीएस, बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनके थ्रू आप उसमें जाते हैं। और एक है आप स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, उसमें फिर प्रमोट होके आप लाइक आईएएस में भी, आईपीएस में भी जाते हैं, वो एक तरीका है। और एक है जो है आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है एक पर्टिकुलर फील्ड में, फिर जो है एक एक्सपीरियंस के बाद जो है आपको सरकार एक पर्टिकुलर लेवल पे डायरेक्टली जो है भर्ती करती है,
वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे हो सकता है, डायरेक्टर लेवल पे हो सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो सकता है, जो कि काफी सीनियर रैंक्स हो जाते हैं। उन पे जो है सीधा आपको भर्ती दी जा रही है। अब ये क्या ये पहले भी होता था? जी हाँ, ये पहले भी होता आया है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। इवन जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, एम वीरप्पा मोइली, जो कि यूपीए में मंत्री थे, यूपीए सरकार में, यूपीए 1.0 में 2004 से लेकर 2009, 2005 में ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था। उसकी ये रिकमेंडेशन थी कि जो है लेटरल एंट्री होनी चाहिए। ये लेटरल एंट्री शुरू भी की गई कुछ सर्टेन लेवल्स पर। ये अब विवाद के घेरों में क्यों आ गई? अब इससे पहले भी जो एनडीए की सरकार है 2014 से लेकर 24 तक, उसमें भी कुछ लेटरल एंट्री की भर्तियां हुई, पर अब ये जो है मुद्दा उठा क्योंकि इसमें रिजर्वेशन नहीं थी। तो ये कहा गया कि सीधा सीधा ये सरकार बाईपास कर रही है और अपने लोगों को, मतलब ये आरोप लगाया गया कि अपने लोगों को जो है इस एक लेटरल एंट्री के थ्रू यहां पर भर्ती देना चाहती है और सीधा सीधा रिजर्वेशन पॉलिसी को बाईपास करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये जो है उन पर आरोप लगा। तो फाइनली ये सारे विवाद के बाद जो है सरकार ने इस कह लीजिए पूरी एंट्री में ही इसको कैंसिल कर दिया है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे काफी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल छपे, बहुत सारी इस पे डिबेट हुई, डिस्कशन हुई कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस पे आपका भी व्यू पॉइंट हो सकता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे बहुत फेयर डिस्कशन हो, विदाउट लाइक नॉट द पॉलिटिकल थिंग, एकेडमिक डिस्कशन। ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि वी टेंड टू गेट वेरी पॉलिटिकल इमीडिएटली कि ये है, ये सही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एकेडमिक डिस्कशन ऑल्सो। ठीक है। सो आई रियली वॉन्ट कि जो भी लोग इसमें कह लीजिए अच्छा डिस्कशन, अच्छे पॉइंट रखेंगे, आई गिव अ थम्स अप टू देम एंड विल पर्सनली रिप्लाई ऑल्सो। ठीक है। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन ऑल्सो। इशूड एन एडवर्टीजमेंट टू रिक्रूट दिस। ठीक है जी। इसमें 45 पोस्ट अक्रॉस 24 मिनिस्ट्रीज टू फिल जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट। ठीक है। ये मैंने आपको पूरी कहानी इसमें बता दी है, लेटरल एंट्री क्या होता है। ठीक है जी। और इससे पहले ये कब कब हुई है, इसकी मतलब क्या क्रिटिसिज्म है और क्या कहानी है। अच्छा, और भी देश हैं इसमें, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, बेल्जियम है। इसके इसके पीछे ना एक और तर्क दिया जाता है, वो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि जो लेटरल एंट्री है ना, वो स्पेशलाइजेशन लेकर आती है। अगर आज के समय पर हम जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत स्टैंडर्ड डिबेट है। बट अब ये कहा जा रहा है कि अब हमारा देश लगभग 75 साल हमें हो चुके हैं आजादी को, और 75 साल होने के बाद जो है हमें अब धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, मतलब डाटा एनालिटिक्स, कितनी सारी टेक्निकल चीजें आ रही हैं। ये सारी चीजें तभी वो व्यक्ति समझ सकता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलिस्ट है, जो उसको कहते हैं ना इन एंड आउट जानता है। फिर एक कहा जाता है कि 5 इंडिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशंस जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई हैं, उन पांचों में लेटरल एंट्री या कह लीजिए पांचों में स्पेशलिस्ट लोग रहे। मैं 5 आपको कोट करूंगा। न्यूक्लियर एनर्जी, आपका न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है, होमी जे बाबा, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेक्टर में, मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एंड देन आपका आईटी रेवोल्यूशन, सैम पिट्रोडा कहा जाता है। और कह लीजिए जो हमारी आईटी कंपनीज हैं, इंफोसिस है, उनके जो फाउंडर्स हैं, वो जो है उसके लिए कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे 1991 में, वो भी एक तरीके से लेटरल एंट्री थे। ठीक है। तो ये जो 6 रेवोल्यूशंस हैं जिसने लिटरली इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे खड़ा किया है, ये सारे के सारे लेटरल एंट्रेंट्स हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट टू सेटअप नेशनल टास्क फोर्स टू वर्कआउट मोडालिटीज फॉर सेफ्टी एट वर्क प्लेस फॉर डॉक्टर्स। अगेन इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई। ठीक है। काफी ये कह लीजिए काफी चर्चा में था ये मुद्दा, और रिलेटेड टू द रेप एंड मर्डर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर एट आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। ठीक है जी। इंटरम रिपोर्ट सबमिट की गई, विद इन 3 वीक्स। फाइनल रिपोर्ट जो है विद इन 2 मंथ्स दी जाएगी। Suggest appropriate timelines within which recommendations could be implemented based on the existing facilities in hospitals. Indian Railways introduces advanced water level monitoring system. तो यहां पर advanced
एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेट किया गया इन द ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस ट्रेन कामाख्या रेलवे स्टेशन में, और ये कॉन्टिन्यूअस रिलायबल वाटर सप्लाई होती रहे। देखो दो चीजें हैं, एक तो पानी की बर्बादी को बचाना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और पानी मिलता रहे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वे आर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड द पोर्टेबल वाटर, ठीक है, जो कह लीजिए जो हमारे यूज के लिए है वो धीरे धीरे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी उसकी कम होती जा रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमम यूटिलाइज द वाटर, ठीक है जी। सो इट यूटिलाइजेस LoRa GPRS बेस्ड कम्युनिकेशन इनेबलिंग लॉन्ग रेंज लो पावर वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये सारी चीजें जो हैं इसमें होने वाली हैं। ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसीज शेपिंग न्यू इंडिया अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसमें एम किया जा रहा है 1275 स्टेशन को रीडेवलप करना अक्रॉस द कंट्री बाय इंप्रूविंग पैसेंजर एमिनिटीज एंड लैंडस्केपिंग, ठीक है। सो आइडिया हियर इज, देखो जब मैं रेलवे स्टेशन की बात करता हूं या रेलवे की बात करते हैं हम, तो ना दो चीजें आती हैं। एक होता है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, भी रेलवे लाइंस को बचाना है, बुलेट ट्रेन को लेके आना है, वंदे भारत ट्रेन को लेके आना है, तो दैट इज मेन ऑफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक आता है सर्विसेज, सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, ठीक है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी। दूसरी चीजें जो है एमिनिटीज, साफ सफाई, स्टेशन की साफ सफाई, रेल में साफ सफाई, टॉयलेट्स की साफ सफाई, जहां बैठे हैं वहां जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, एसी चल रहा है, जो भी मतलब जो चीजें हैं फैसिलिटीज दी गई हैं वो वहां पर कैसी हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है दैट इज मेन ऑफ सर्विसेज रिलेटेड, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। So Western Railway add this to Amrit Bharat Station Scheme. So it is an ongoing Indian Railways mission launched in Feb 2023 by Ministry of Railways to develop this much of railway stations across India, transform into modern, well-equipped hubs with improved passenger amenities. ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेट्स नेशनल पेस्ट सर्वेलियंस सिस्टम। सीधा सा मकसद है कि किसान जो है जब भी उनके खेतों में किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक हो तो वो जो है उसकी फोटो खींचकर भेजें, ताकि वो चीज जो है इमीडिएटली जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं कह लीजिए एक्सपर्ट्स हैं उन तक वो चीज पहुंचे और वो उसके डायग्नोसिस करें और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, ठीक है। सो उसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, नेशनल पेस्ट सर्वेलियंस सिस्टम, ठीक है, एआई बेस्ड मोबाइल ऐप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मोबाइल ऐप। इंडिया और जापान जो है थर्ड 2+2 डायलॉग करने जा रहे हैं। देखिए 2+2 डायलॉग जब भी होगा सीधा सीधा क्वेश्चन भी बनता है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स इनकी जो है एक मीटिंग होती है, दोनों देशों के कह लीजिए एक्सटर्नल और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे दोनों देशों को साथ में आना है। जापान के साथ इंडिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं। रिसेंटली अग्रेसिव चाइना को देखते हुए जापान और इंडिया के रिलेशन और बेहतर हुए हैं। शिंजो आबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही क्वाड का कंसेप्ट दिया था, जिसमें इंडिया और जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो जापान ने अभी रिसेंटली ये भी कहा कि वो अपना डिफेंस का बजट 1% ऑफ जीडीपी से बढ़ाकर 2% ऑफ जीडीपी करेगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है 1 से 2% में क्या फर्क पड़ रहा है, डबल है। 1 से 2% मतलब वो अपने डिफेंस बजट को अगले 5 साल में डबल करने वाला है, ठीक है। तो इस सारे कंटेक्स्ट में इंडिया और जापान के रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया ने दूसरा जो है 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैप्स 4 प्लांट जो है ऑपरेशन शुरू हो गया है फुल फ्लेश्ड। सो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। इंडिया ने जो है इंडिया इज बिल्डिंग 14 मोर 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो कि ऑपरेशनल हो जाएंगे 31-32 तक। तो एट द सेम टाइम हम न्यूक्लियर एनर्जी पर भी फोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उस पर तो फोकस चल नहीं रहा है, सर्टेन जगह पे हमारा फोकस न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी है, ठीक है। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है सीरीज ऑफ मेजर्स एडिशनल सिक्योरिटी टू हेल्थ केयर एम्प्लॉइज एट वर्क प्लेस। ये कह लीजिए ये न्यूज हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं आज के सेशन में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आइडिया हेयर इज के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सेफ्टी, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि वुमेन हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रेफरेबली नाइट ड्यूटी अकेले ना दी जाए, ठीक है, कोई ना कोई टीम में होना चाहिए। उनको मतलब
किसी और प्रेमिसेस में जाना है तो एस्कॉर्ट करके लेके जाएं, ठीक है, उनको मतलब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स जो हैं इमीडिएटली लेने हैं, ये कहा गया है, ठीक है, हेल्थ केयर एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। नेक्स्ट आता है, इसमें एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39E, जो कहता है स्टेट शैल इंश्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर इनटू ऑक्यूपेशंस। तो यहां पर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, तो ये एक मतलब इन जनरल है, तो ऑब्वियसली हेल्थ वर्कर्स भी आप कह लीजिए एक सरकार की जिम्मेदारी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, सेंटर सेज मेघालय पोलियो केस इज वैक्सीन ड्रिवन। देखिए मेघालय में केस आया है पोलियो का, दो इंडिया में जो लास्ट केस था वो 2011 में है। काफी चर्चा हुई इसकी कि कैसे मतलब हम हमारी जो पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफी सक्सेसफुल रही है। तो ये केस कैसे आया? देखिए ये केस जो है एक 2 साल के बच्चे में आया है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। और दो तरीके के पोलियो केसेस होते हैं, एक वाइल्ड जो है पोलियो केस होता है और एक होता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो केस। तो वो कह लीजिए अल्टीमेटली वैक्सीन भी क्या है, वो कह लीजिए वो एंटीजन है बहुत इनएक्टिवेटेड स्टेट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, जो बॉडी में जाता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है। फिर जो है उस तरीके से जब अगर मान लीजिए फुल फ्लेश्ड आप पे वो वायरल अटैक होता है तो आपकी बॉडी को पता है कि अच्छा इस तरीके का वायरस है, इस पे कैसे लड़ना है। तो दैट इज एग्जैक्टली द फिनोमिना या कह लीजिए प्रोसेस ऑफ वैक्सीन। अब इस जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की वजह से ही उस बच्चे को पोलियो हुआ है, ठीक है। तो ये एक मतलब अब आप कहेंगे तो खतरनाक है, पोलियो की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब ये जो साइड इफेक्ट है ये आपको मतलब कहते हैं ना बहुत बेसिक जो दवाई है, जैसे पैरासीटामोल है, सरदर्द में हम पैरासीटामोल खाते हैं, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लाइक आई डोंट नो कि एग्जैक्ट इसका परसेंटेज क्या है, लैक्स और करोड़ में अगर कोई एक ऐसा केस आता है तो वो एक्सेप्शन किसी भी दवाई में रहेगी आपकी। चलिए ठीक है जी, तो ये उसके बारे में डिटेल में है, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस 3 ऑनलाइन पोर्टल्स टू बूस्ट पावर सेक्टर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ना बहुत सालों से बात चल रही है। खैर अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो पावर सेक्टर में काफी मतलब बिजली जो है वो बहुत रेगुलर आ रही है। मतलब कट जो बिजली का कट है जो एक समय पर 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तक रहता था, वो आप मोस्ट ऑफ द जगहों पे काफी कम हो चुका है। तो उसी चीज को आगे ले जाते हुए 3 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल, बेसिकली कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, ठीक है, जो भी आप पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो डिजास्टर रेजिलिएंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, वो एक सर्टन डिजास्टर को अगर वहां पे मतलब मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो उसको जो है वो सहन कर सके या कह लीजिए उसको बियर कर सके। जल विद्युत डीपीआर डिजाइन टू मॉनिटर सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज रिलेटेड टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये स्पेसिफिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो आइडिया तीनों का मैंने आपको बता दिया, ट्रैकिंग ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, और जल विद्युत डीपीआर मॉनिटर सर्वे इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज रिलेटेड टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये डिजास्टर से रिलेटेड, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका जे JGU टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जो है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम लाने जा रहा है, 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का अगला क्वेश्चन आपका अडॉप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया? ध्यान देना, मैंने क्या क्या पूछा, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, अडॉप्शन कब हुआ है, ठीक है। चलिए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। बहुत ही बेसिक फैक्ट है, लॉन्च ऑफ भारत जीरो एमिशन ट्रकिंग पॉलिसी एडवाइजरी डॉक्यूमेंट। तो ये जो है भारत जीरो एमिशन ट्रकिंग पॉलिसी, ये जो है आपकी विज्ञान भवन एनेक्स दिल्ली में, मकसद बहुत क्लियर है कि हमें जो है जो हमारे ट्रक्स हैं वो जीरो एमिशंस करें। इसका एक टारगेट रखा गया है, ठीक है जी। सो द रिकमेंडेड टारगेट अचीविंग 100% ZET सेल्स बाय 2050, ठीक है, 2050, जो कि इंडिया के नेट जीरो टारगेट जो पंचामृत 5 हमने गोल रखे, उन 5 गोल में जो सबसे बड़ा गोल कह लीजिए था वो 2070 तक हम
कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो है यहां पर इसकी बात की गई है, मतलब इस जीरो एमिशन ट्रक्स को हम लेकर आएंगे, तो इलेक्ट्रिक ट्रक्स को आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट होल्ड सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज परमिसिबल। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई है 6-1 की रेशो में। 6-1 लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कैटेगराइजेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट हो सकता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट में 15% का रिजर्वेशन है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि शेड्यूल कास्ट में भी सर्टन कास्ट ऐसी हैं जिनमें की ज्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, और कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो उसमें भी जो है सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ताकि जिन कास्ट तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंच पाया है वहां तक बेनिफिट पहुंचना चाहिए। अब इसका एक बहुत अर्ली एग्जांपल आपको मिलता है पंजाब में, जिसमें 1975 में शेड्यूल कास्ट में एक सब कैटेगराइजेशन किया गया मजहबी सिख्स के लिए। मजहबी सिख्स जो हैं उनको एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया, और बाकी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज थी उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया। अब जो है बहुत साल ऐसे चलता है काम, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक केस आता है। ठीक है, केस का नाम है आपका ईवी चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2004 की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सब कैटेगराइजेशन अलाउड नहीं है। शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनस ग्रुप है। ठीक है, अब यहां पर जो है सीधा सीधा उन्होंने ये कहा दैट अलाउइंग द सब क्लासिफिकेशन वुड लीड टू सिचुएशन जहां पर एडवांस्ड अमंग देम वुड ग्रैब ऑल द बेनिफिट्स। ठीक है जी, अब ये जो इस बार कहा गया, द टॉप कोर्ट हैड सेड दैट नॉट अलाउइंग द सब क्लासिफिकेशन वुड लीड टू अ सिचुएशन जहां पर एडवांस्ड जो है उनमें वो बेनिफिट्स ले जाएंगे। अब दो तरीके की आपको यहां पर कह लीजिए डायकोटॉमी मिल गई है, बट आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पंजाब गवर्नमेंट का भी जैसे बताया केस, मजहबी सिक्स। ठीक है, और द आइडिया, अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो आज की सिचुएशन में जो ये जजमेंट आई है ये बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट है, जिसमें कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। दो इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने भी और ओपोजिशन पार्टीज ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि उनका इस तरीके का कोई भी कह लीजिए एजेंडा नहीं है, कोई कह लीजिए फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं है कि इसमें सब कैटेगराइजेशन किया जाए शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत सारे कह लीजिए अगेन आर्टिकल्स आए, बहुत सारी कह लीजिए डिस्कशन हुआ। अगेन इस पे आपका भी व्यू पॉइंट बनता है, और आप भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जिन भी पेपर्स में रिटन पेपर आता है उसमें इस तरीके का कह लीजिए क्वेश्चन, आपके ओपिनियन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अपने उस ओपिनियन के बारे में लिखें कि क्या, अब डोंट गेट इनटू दैट थिंग कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं है। सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ वाइस चेयर फॉर द सप्लाई चेन काउंसिल। बहुत क्लियर मकसद है। 2020 में जब कोविड आया उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर की जो डिपेंडेंसी थी वो चाइना पे बहुत ज्यादा है सप्लाई चेन को लेकर। आपने बीच में टाइम पीरियड देखा होगा रिसेंटली कि 6-6 महीने की वेटिंग चल रही थी। गाड़ी लेने जा रहे थे, कोई भी गाड़ी लेने जा रहे थे कि जी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं, उसमें 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग चल रही थी। तो क्यों चल रही थी? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं चाइना से आने हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद एक वर्ड चला डीकपलिंग, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, कि चाइना में तो मैन्युफैक्चरिंग है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग जब किसी जगह लगाई जाती है तो इतना आसान नहीं होता कि एकदम आप पैकअप करके दूसरे देश में चले जाएं। तो अब चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें एक्स्ट्रा हम और मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, ताकि कल को अगर चाइना के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन खराब होता है और चाइना से जो सप्लाई चेन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है, तो हमारा कह लीजिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम कह लीजिए ना स्टैंड स्टिल ना हो जाए, ठप ना पड़ जाए। ठीक है, उसके केस में हम वियतनाम को डेवलप करने की दुनिया भर में बात चल रही है, बांग्लादेश, इंडिया। अब कहीं ना कहीं यहां पर आती है इंडिया की पोजीशन कि इंडिया कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहा है। ठीक है, तो उसी में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया को जो है वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल चुना गया है। ठीक है जी, तो आइडिया जो मोटा मोटा आइडिया है, रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया इसमें। ओके,
नेक्स्ट आपका युग युगीन भारत म्यूजियम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है युग युगीन भारत म्यूजियम में, ठीक है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लाया जा रहा है। इवेंट ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज टेकिंग प्लेस 1 से 3 अगस्त, और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। 1,54,000 स्क्वायर मीटर। इट विल बी द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेंटरपीस ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि सेंट्रल दिल्ली, जहां पर आपका कह लीजिए नया पार्लियामेंट बना है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको रीडेवलप करने की बात है, और ये सबसे बड़ा म्यूजियम होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। सीधा सीधा मकसद है, कई बार आपने इस तरीके की न्यूज देखी होंगी कि 5वीं क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास की बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। 8वीं क्लास के बच्चे 5वीं क्लास की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज आती हैं, तो वो सीधा सीधा हमारे जो हमारा कह लीजिए एजुकेशन सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये आपका आया है। इसमें क्या होगा, इसमें असेसमेंट फ्रेमवर्क मतलब टेस्ट है बेसिकली कुल मिला के। ठीक है, 3, 5, 8 क्लास के लिए, और टेस्टिंग फॉर द कोर कंसेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ताकि बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से टेस्ट किया जा सके। ठीक है जी, प्रोवाइड डायग्नोस्टिक डाटा फॉर इनसाइट फॉर ईच स्कूल टू बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट। और इससे होगा क्या, इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ जी, द आइडिया इज नॉट कि बच्चों का टेस्ट लाइक टेस्ट वाला टेस्ट, द आइडिया इज के लर्निंग गैप क्या है, मतलब बच्चा बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। टेस्ट का मकसद क्या है, टेस्ट का मकसद सिर्फ रैंकिंग निकालना नहीं है। टेस्ट का मकसद है कि जितना आपको पता होना चाहिए और जितना अभी पता है उसके बीच में कितना गैप है, और कैसे आपको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज द आइडिया। चलिए, नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी प्रपोजेस 10 बैगलेस डेज फॉर स्कूल स्टूडेंट 6 to 8। बड़े बड़े शहरों में कई जगह जो है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है बैगलेस डे का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है बच्चा ड्राइंग बुक्स या मतलब किताबें नहीं लेके जाएगा। ठीक है, खेल कूद होगा, या फिर पेंटिंग ड्राइंग क्लासेस, या उनको किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन लेके जाया जाएगा, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से मिलाने लेके जाया जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पर होती हैं, और द आइडिया हियर इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री लर्निंग। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किताबें बैठ के सारा दिन पढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर जो है 10 बैगलेस डेज होने चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स हैं 6ठी से 8वीं क्लास। सो पीरियोडिक एक्सपोजर टू एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कूल, जैसे मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, टूरिस्ट इंपॉर्टेंस, मीटिंग विद लोकल आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेके जाना, ये सारी चीजें जो हैं वहां पर की जाएंगी। नेक्स्ट आपका इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है क्वाड लीडर्स की मीटिंग को। एस जयशंकर उन्होंने अटेंड किया क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टोक्यो जापान। अब जो है यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स विल होस्ट द 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, अब ये क्वाड क्या है, क्वाडिलेटरल का शॉर्ट फॉर्म है। क्वाडिलेटरल 4 साइड्स होते हैं ना क्वाडिलेटरल की, तो ये रही 4 साइड्स। सो इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके इनके बीच में आता है चाइना। ठीक है, देखो कुछ चीजें ना फॉरेन पॉलिसी में ना बोली नहीं जाती, समझी जाती है। ठीक है, तो कहते हैं प्यार की बातें हैं, बोली नहीं जाती समझी जाती हैं, वैसी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये यहां पर आइडिया क्या है, यहां पर देखो चाइना को घेरने की बात नहीं, आइडिया इज चाइना इज गेटिंग वेरी एग्रेसिव। वो कह रहा है पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। ठीक है, वो मतलब उसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब कह रहे हैं कि जी आप तो हमारी टेरिटरी में घुस रहे हो। कह रहे ये हमारा एरिया है। ठीक है, उस सारी चीजों को कल को वो सिचुएशन जब आएगी तो उस केस में ये देश साथ में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है क्वाडिलेटरल, और उसका कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट लॉन्च्ड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड क्रैश विक्टिम्स। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने एक स्कीम शुरू की है पायलट बेसिस पे चंडीगढ़ में और असम में। ठीक है जी, मकसद क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट देना। कोई भी व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट होगा पर एक्सीडेंट, पर पर्सन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, एप्लीकेबल टू ऑल रोड एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय द यूज ऑफ मोटर व्हीकल ऑन एनी कैटेगरी ऑफ रोड। ठीक है जी, तो यहां पर सॉरी, सो क्लेम जो है रेज किया जाएगा बाय द हॉस्पिटल्स फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम मोटर
व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो ये पैसा कहां से आएगा? मोटर एक्सीडेंट व्हीकल फंड से आएगा। शेल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसीज। ठीक है जी। तो आइडिया इज 1.5 लाख का रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से आएगा। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप 4.0 लॉन्च टू कर्ब इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, मतलब इट इज लाइक वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। अब देखो इसमें आइडिया क्या है? इसमें आइडिया ये है कि अभी 16 नई कॉमोडिटीज, मतलब कॉमोडिटीज मतलब आटा, चावल, दाल, चीनी, शक्कर, कुछ भी, ठीक है, इसमें 16 कॉमोडिटीज हैं जिनको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव हैं, डेली यूज की आइटम्स हैं, उनको जनरली रखा जाता है। ठीक है, टोटलिंग 38 आइटम्स फ्रॉम 550 सेंटर्स अक्रॉस द 34 स्टेट्स स्लैश यूटीज। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जो ये 38 आइटम्स हैं इनको डेली बेसिस पे ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज है आपका, जो भारत चना मतलब एक प्रोजेक्ट है और जिसमें सरकार के द्वारा, सरकार के जो कह लीजिए सेंटर्स हैं, वहां पर आपको ये दाल, चावल, ठीक है, आटा, ये सारी चीजें मिलती हैं कंसेशनल प्राइसेस पे। ठीक है, कंसेशनल प्राइसेस पे। लोकसभा पासेस भारतीय वायुयान विधेयक। ठीक है, वायुयान, ठीक है, एविएशन, ठीक है, 90 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करना। अब मकसद क्या है? देखिए, जो सिविल एविएशन सेक्टर है ना, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी, दुनिया भर की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें वन ऑफ द फास्टेस्ट सेक्टर्स है, इंडिया में भी वन ऑफ द फास्टेस्ट सेक्टर्स है। और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एविएशन को लेकर आना, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में बैलून्स और ग्लाइडर्स। अब उस समय पर बैलून और ग्लाइडर्स एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आज के समय पर नहीं है, तो उसको हटा दिया गया है एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन से। ठीक है, पावर्स इनहेंस की गई है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो इनकी पावर्स को इंक्रीज किया गया है। ठीक है जी, तो ये नया लॉ लाया गया है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है आपका नंजरायन बर्ड सेंचुरी, काजुवली बर्ड सेंचुरी और तवा रिजर्वायर have been designated as the Ramsar sites, bringing to the total sites of 85। टोटल कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स हो गई इंडिया में? 85। रिसेंटली बहुत रामसर वेटलैंड साइट्स बढ़ी हैं, तो इसको पहले याद कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तमिल से मिल, आकर मिल, ठीक है, तब आकर मिल, मैं तेरे को काजू काजू वाला नान खिलाऊंगा। ठीक है, काजू वाला नान ऐसी, ठीक है, नान है जिसपे काजू लगा हुआ है। एनीबडी फ्रॉम दिल्ली और एनसीआर, ठीक है, एक पराठे वाली गली है, उसमें हर तरीके का पराठा मिलता है, काजू वाला पराठा, ये वाला पराठा, तो ऐसे समझ लो काजू वाला नान है। ठीक है, काजू वाला नान, आके मिल, काजू वाला नान खिलाऊंगा। ठीक है, ओके। तवा रिजर्वायर, ठीक है, तवा मध्य, मैड, मतलब ऐसे समझ लो कि वो बहुत मैड किस्म का आदमी है, बिल्कुल तवे की तरह है। तवे जैसे तवे पे पानी के छींटे मारते हो तो एकदम, ठीक है, आपको वो रिएक्शन देखने को मिलता है, वैसे ही है। ठीक है, बहुत मैड व्यक्ति है, हल्का सा कुछ बोल दो तो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो तवा और मैड, मैड से मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके, आई होप याद रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इंडिया में 19 टाइप ऑफ वेटलैंड्स विद गुजरात हैविंग मैक्सिमम एरिया, और तमिलनाडु में रामसार वेटलैंड साइट सबसे ज्यादा है। देखो, दो चीजें अलग अलग है, एक नंबर ऑफ साइट्स सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हो गई, एरिया वाइज हो गया आपका गुजरात हो गया। ठीक है जी, और इंडिया की रामसार वेटलैंड साइट्स अराउंड 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया ऑफ द कंट्री है। टोटल वेटलैंड एरिया कंट्री का है अराउंड 4 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, 4 समथिंग परसेंट, जो कि इसरो के द्वारा बताया गया था। ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू। यूके में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स हैं, फिर आपका मैक्सिको में है। चलो, नेक्स्ट आपका इंडिया इजराइल ज्वाइन हैंड्स फॉर न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। ठीक है, एट आईआईटी मद्रास। द आइडिया इज वेरी क्लियर, पानी को बचाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अमृत मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एम टू बिकम अ हब फॉर इनोवेशन, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ताकि हम जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढ सकें अर्बन वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एमओयू साइन किया गया है ऑन डेवलपिंग कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम से क्लियर है, एग्रीकल्चर के लिए।
ठीक है जी। कृषि सपोर्ट सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म, जो कि फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वेदर से रिलेटेड। मतलब किसान को पहले से ही पता होगा कि जी वेदर कैसा रहने वाला है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, सॉइल हेल्थ कैसा है, रेजर्वायर स्टोरेज लेवल कैसा है। ये पहले से भी है, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड्स मिलते हैं कि आपकी सॉइल में क्या क्या मॉइस्चर्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। द आइडिया अगेन इज के ये सारी इंफॉर्मेशन किसान के पास पहले से हो। सैटेलाइट इमेजरी टू डिलीवर अर्ली वार्निंग एंड अबाउट द पोटेंशियल डिजास्टर्स। ठीक है, तो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू जो है उसको अर्ली वार्निंग, जो भी पोटेंशियल डिजास्टर्स हैं उसके बारे में पहले से पता लगे। ओके, इसमें कृषि डीएसएस प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है यूजिंग रीसेट 1A एंड वेदास ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, रडार सैटेलाइट 1 और विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम वेदास। ठीक है, तो ये आपका दो सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। गवर्नमेंट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन ऑफ सी प्लेन्स इन कंट्री। तो यहां पर लॉन्च द गाइडलाइंस फॉर रीजनल कह लीजिए कनेक्टिविटी, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक सी प्लेन्स को लेकर है। ठीक है जी, इंडिया में इतनी कोस्ट लाइन है, द आइडिया इज सी प्लेन्स को लेकर गाइडलाइंस इशू की गई है। एक मोटा मोटा आपको आइडिया रखना है, बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सी प्लेन ऑपरेशंस एंड क्लियरली आउटलाइन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स। 77th PM Gati Shakti meeting evaluates infrastructure projects across railways, roads, aviation, ports। तो एक मीटिंग हुई जिसमें रिव्यू किया गया। द आइडिया इज क्लियर, गति शक्ति प्रोग्राम का मेन मकसद है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना। लॉजिस्टिक कॉस्ट को ऐसे समझो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मोटा मोटा। ठीक है, हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है, ये इंडिया में 13 से 14% है। ठीक है, एवरेज, और यूरोप के बहुत सारे देशों में ये अराउंड 8% है। तो 5 से 6% इज 50% मोर। तो आपको वो रिड्यूस करना है। ठीक है, तभी आपके प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी। तो उसमें यह कहा गया है कि रेलवेज, रोड्स, एविएशन, पोर्ट्स, उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी। और सॉरी, ये आपका 2021 में लॉन्च किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जिसमें भारतमाला, आपका सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, इन सबको जो है कंबाइन किया गया है। 75,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है। ठीक है, ये आपका मास्टर प्लान है पीएम गति शक्ति प्रोग्राम का। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नेम जो कि रिसेंटली जिसपे वैल्यूएशन। I&B मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। देखिए, अब रिसेंटली सरकार ने, अभी हमने देखा इलेक्शन से पहले जो है, जो क्रिएटर्स अवार्ड हुआ। ठीक है, सो यहां पर आपका फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ, और मकसद यही था कि जो भी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है क्रिएटर्स। ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो अपने आप में जो उनको उस पर्टिकुलर फील्ड को रिकॉग्नाइज करना, तो उसको लेकर जो है चैलेंज सीजन 1 आ रहा है इन द रन अप टू वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है जी। सो ये आपका 20 से 24 नवंबर के बीच में होगा, अलोंग विद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि हर साल कहां पर होता है, गोवा में होता है। ठीक है, वेरी फेमस। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स पोर्ट प्रोजेक्ट्स, लॉन्चेस स्किलिंग प्रोग्राम एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। द आइडिया इज स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, कौशल विकास योजना जिसको हम कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी 3 लेक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है। जो तीनों लेक्स का नाम रखा गया है वो महाराष्ट्र के जो बड़े संत रहे हैं, सेंट्स रहे हैं, उनके नाम पे। ठीक है, ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज। ठीक है जी, चलो। सो इसके अलावा जो है एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी डेवलप किया गया है बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर करने की बात की है, टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये जो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, देखो बेसिकली जहां पर आपको ग्लेशियर्स मिल रहे हैं वहां पर जो एक इस तरीके का कोई भी आपको डिप्रेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ इरोजन, कटाव की वजह से, जब ये गर्मियों में या मेल्टिंग होगी, ठीक है, तो यहां पर पानी भरेगा, ये बारिश की वजह से भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि जब ये ओवरफ्लो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस, इफ दिस गेट
ओवरफ्लोज। तो जो डाउनवर्ड स्लोप में जगहें हैं वो जो है उनमें आपको बहुत भयंकर तरीके से कह लीजिए तबाही या कह लीजिए बहुत मैन और मटेरियल का लॉस देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनको मॉनिटर किया जाए और किसी में अगर थ्रेट लेवल से ऊपर जाता है पानी तो इमीडिएटली जो अथॉरिटीज हैं उनको बताया जाए ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके और मैन और मटेरियल के लॉस को बचाया जा सके। ठीक है, सो सडन रिलीज ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट फ्रॉम लेक्स blocked by the natural barriers like moraines and glacier lakes, glacier ice. नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन ऑन द पीएम जन मन मिशन इज बीइंग लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है 1 सितंबर को। सीधा सीधा क्वेश्चन था उसमें, सीधा सीधा पीएम जन मन मिशन किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका बनता है। ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है जिसमें है कि उनको पक्का घर मिलना चाहिए, नल से जल मिलना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा, कौशल विकास, ट्रेनिंग, ठीक है, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं मतलब ट्राइबल एरियाज को ओवरऑल जो 11 बेसिक कम्युनिटीज हैं वो प्रोवाइड करना। तो जन मन मिशन, ठीक है, ध्यान रखना। और खास इसमें है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये क्या होता है, पीवीटीजीज क्या होता है? पीवीटीजीज होता है जो शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो सबसे पिछड़े हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका एफएसएसएआई ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ A1 एंड A2 क्लेम्स फ्रॉम ऑल पैकेजिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप दूध में देखेंगे ना आजकल एक अलग से एक मिल्क आता है, पैकिंग आती है A2 मिल्क, ठीक है, कि वो हेल्दी मिल्क है जी, मतलब बहुत सारे इस तरीके के उसको क्लेम किया जाता है कि दैट्स अ हेल्दी मिल्क। अब एफएसएसएआई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जी नहीं, ये कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है, ऑथराइज कैटेगराइजेशन नहीं है, ये आप गलत तरीके से इसको बेच रहे हैं, तो इसको बंद कीजिए। ठीक है, रिमूव ऑल क्लेम्स ऑफ A1 A2 टाइप्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम पैकेजिंग। ठीक है, इसमें बेसिक जो फर्क है वो लाइक A1 में बीटा कैसीन एंड हिस्टिडाइन अमीनो एसिड है, A2 में जो है बीटा कैसीन प्रोलाइन एट द सेम पोजीशन। द सिंपल भाषा में समझें तो A2 जो है वो इजियर टू डाइजेस्ट है। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि दूध पीने से उनको थोड़ा जो उनका हाजमा खराब हो जाता है जी, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो A2 जो है लाइटर माना जाता है, इजियर टू डाइजेस्ट माना जाता है, और कैलोरीज कम है जी, जिनमें डेयरी सेंसिटिविटीज हैं उन वो पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं एफएसएसएआई ने कहा है कि ये कोई ऑफिशियल ऑथराइजेशन नहीं है, मतलब करंट रूल्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते इस डिफरेंशिएशन को, तो आप ये A1 A2 करके मत बेचें। ओके, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लॉन्चेस नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल इन न्यू दिल्ली। बड़ा सीधा सीधा मकसद है, जैसे आप हमारे सबके पास आधार आईडी है, एक यूनिक नंबर है, वैसे ही डॉक्टर्स का एक यूनिक नंबर होगा, नेम, एड्रेस, ऑल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय द लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है जी। और उसको जो है किसके साथ लिंक कर लिया जाएगा? ठीक है, उसको लिंक कर लिया जाएगा ऑल एलोपैथिक एमबीबीएस रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन इंडिया, उसको लिंक कर लिया जाएगा आधार के साथ। ठीक है, तो एक डाटा बेस जो है नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार हो जाएगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, विल बी पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट है आपका, इसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई, सेंटर अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रोवाइडिंग एश्योर्ड फैमिली एंड मिनिमम पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम या नेशनलाइज्ड पेंशन स्कीम भी बोला जाता है उसको। वो आया आपका 2004 में। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके पास ओपीएस नहीं था एक्सेप्ट द डिफेंस सर्विसेज। और अब उसके बाद ये कहा गया कि एनपीएस आएगा। एनपीएस में क्या था कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना सरकार का, 10% आपका, 10% सरकार का। फिर बाद में चेंज किया गया, आपका 10% ही रहेगा, सरकार का 14% हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फर्दर चेंज किया गया है, आपका 10% कंट्रीब्यूशन रहेगा बेसिक प्लस डीए का, और सरकार का 18.5% कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है जी। तो अब प्रॉब्लम क्या था कि आपका एक कॉर्पस जनरेट होगा, वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा, कुछ मार्केट में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इस तरीके से। और 20 साल के बाद जो है, जो आपका कॉर्पस बनेगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप लमसम निकाल सकते हैं, बाकी की एन्युटी बन जाएगी। एन्युटी क्या होता है? किस्त बन जाएगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, हर महीने एक आपको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये कितना होगा ये तय नहीं था क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड था। अब सरकार ने कहा कि जी डोंट वरी, अगर आप 25 साल की सर्विस पूरी करते हैं
और जो लास्ट आपकी जो सर्विस होगी, मतलब आखिरी के 12 महीने होंगे, उसका एवरेज आउट कर लिया जाएगा। उसका एवरेज जो एक अमाउंट होगा, उसका 50%, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में होता था कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% जो है आपको एज अ पेंशन मिलता था। 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए वो आपको पेंशन मिलता था, वो यहां पर अब आपको मिलेगा। तो एनपीएस, अब ऐसे समझ लो कि ये कुछ एनपीएस है और ये ओपीएस है और ये कहीं बीच में यूपीएस आ गया। ठीक है, अब ये क्यों बीच में यूपीएस आ गया, मतलब इसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्जन करने की कोशिश की गई है। मतलब इसमें क्या था, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब दो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर डाल रहे हैं। इस पे क्या था, इसमें एम्प्लॉय का कुछ लेना देना नहीं था, पूरा का पूरा बर्डन एम्प्लॉयर पर था। एम्प्लॉयर मतलब इस केस में कौन हो गया, गवर्नमेंट हो गया। इसमें क्या है, और इसमें एश्योर्ड एश्योर्ड 50% था और जो है गवर्नमेंट पर बर्डन था पूरा। इस पे बर्डन किस पे है, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट पे। ठीक है, अब इसमें किस पे है, इसमें दोनों पे, मतलब इसमें इंप्लॉय और गवर्नमेंट भी है और एश्योर्ड 50%। मतलब सरकार की भी बात रह गई, जो इंप्लॉइज कह रहे थे कि हमें मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलनी चाहिए, तो इंप्लॉइज की भी बात रह गई और सरकार की भी रह गई। तो एक मिडल, मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी ना बने और जो इंप्लॉइज को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो है तरीका निकाला गया है और ये है आपका पूरा का पूरा कहानी जो मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी को डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेगा, विल ट्राई टू आंसर एसएप। ठीक है जी, चलिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कमिटी लेड बाय द देन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन हैज रिकमेंडेड द सोमनाथन दैट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है कि इन्फ्लेशन को भी टेक केयर किया जाएगा। ठीक है, दैट इज देयर, वो सारी चीजें जो है करी गई हैं। और कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आए थे, तो अब ये एक मॉडिफाइड वर्जन लाया गया है। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, आजकल थोड़ा कम हो गया है, अब कुछ 20-25-30 साल पहले आप कह सकते हैं स्टैम्प्स को रखना बड़ा एक अच्छा हॉबी माना जाता था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते थे। अब वही चीज को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर। द आइडिया इज फिलैटली, इसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका सीधा सीधा कि क्या होता है ये, अमंग द चिल्ड्रन एट अ यंग एज इन अ सस्टेनेबल मैनर, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। सो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इसमें जो ग्रीवेंस रेजोल्यूशन का समय था, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, शिकायत जो भी आपका निवारण होना है शिकायत का, जो पहले शिकायत निवारण का समय 30 दिन था, वो अब कम करके 21 दिन कर दिया। मतलब जल्दी आपकी शिकायत सुनी जाएगी। ठीक है, कम समय में आपकी शिकायत सुनी जाएगी। ठीक है जी, और सो नोडल ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड इन ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म 60 फेयर प्राइस शॉप्स इन जन पोषण केंद्र। ठीक है, अगेन द आइडिया इज 16 फेयर प्राइस शॉप इनटू जन पोषण केंद्र। अब जन पोषण केंद्र का मतलब क्या है, बेटर इनकम टू फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो बेटर इनकम हो जो फेयर प्राइस शॉप चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर्स हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीजें भी मिले, मतलब उनको आटा चावल तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन वाली चीजें भी मिले। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। So Jan Poshan Kendra will have provision for storing 50% of the products under the category of nutrition, while the rest of keeping under the other household items. ठीक है, तो मकसद क्या है कि जो ये जो शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, बाकी चीजें भी अपनी दुकान में रख सकें। ठीक है, एफपीएस सहाय क्या है, एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग पेपरलेस प्रेजेंसलेस कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग फॉर राशन डीलर्स। ठीक है जी, मेरा राशन ऐप डिजाइन टू गिव कंज्यूमर इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारी चीजें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का पूरा एक दशक कंप्लीट हो गया है, 10 साल पूरे हो गए हैं
और इसमें 53 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं, 53 करोड़ अकाउंट। और इस बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज रखी गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों तक लेके जाना। ये वो कह लीजिए अकाउंट्स खोले गए जिसमें कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं होंगे, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होंगे और कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस उसमें नहीं होंगे। और सीधा सीधा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो डायरेक्टली सरकार पैसा जमा करती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जो आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा जो लोन्स हैं, उनका सीधा सीधा पैसा इन अकाउंट्स में जाता है। और ये फर्दर जो जैम ट्रिनिटी बनी, जनधन योजना, आधार और मोबाइल फोन, ठीक है, और इसमें जो है फर्दर आप कह सकते हैं कि यूपीआई भी ऐड हो गया है, हैज गिवन अ बूस्ट टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक्सपेंडेड इट्स कवरेज फ्रॉम पार्शियल टू यूबिक्विटस। और 2024-25 में इसी फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ और अकाउंट्स खोलने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। और इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो 64.2 पहुंच गया है मार्च 2024 में, जो कि पिछले साल मार्च 2023 में 60.1 था। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है? द आइडिया इज वेरी क्लियर कि कितना समावेशी है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, बैंक अकाउंट खोलना वो सबसे पहला कह लीजिए स्टेप है, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, जैसे इसमें हमने अभी देखा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, ये सारी चीजें जो हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति के पास जो बाकी फैसिलिटीज है वो पहुंच सके, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड बाकी सर्विसेज पहुंच सके। ईयरली मेजर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, 3 पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 और इंडेक्सेस बेस्ड ऑन 97 इंडिकेटर्स। नेक्स्ट आपका कैबिनेट ने अप्रूव किया है 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, जिसमें कहा जा रहा है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और 30 लाख लगभग इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इसमें 1.5 लाख करोड़ का है। 10 स्टेट्स में 6 मेजर कॉरिडोर्स होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड में खुरपिया, राजपुरा पटियाला इन पंजाब, दीघी इन महाराष्ट्र, पालाकड इन केरल, आगरा एंड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना एंड ओरवाकल एंड कोपरथी इन आंध्र प्रदेश, जयपुर पाली इन राजस्थान। तो ये आपके कह लीजिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 10 राज्यों में बनाए जा रहे हैं और 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है इसमें, बिल्ट ऑन पीएम गति शक्ति प्रिंसिपल्स, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क। जनरली ये बड़े शहरों में आजकल एक प्रॉब्लम कहा जाती है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोग 1-1 घंटा ट्रेवल करते हैं अपने काम पर जाने के लिए, तो आप वॉक करके एक्चुअली जो है तो वहां तक जा सकें। प्लग एंड प्ले, जो भी कह लीजिए बाकी सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उसकी हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड है, पार्क्स हैं, जिम है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, वो भी वहां पर उसको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है जी। सो यहां पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बैक ऑन द बैक ऑफ गोल्डन पर्टिलेटर। नेक्स्ट है आपका रीसेट प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर एम्पावरिंग रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो जब अपना स्पोर्ट्स की जर्नी को कंप्लीट करें तो वो उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स हो। 20 से 50 साल तक के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन न्यू दिल्ली, विल सपोर्ट द रिटायर्ड एथलीट्स और उनको ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाना। 20 से 50 साल और जो भी कह लीजिए विनर्स रहे हैं इंटरनेशनल मेडल, पार्टिसिपेंट्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स और नेशनल मेडलिस्ट, स्टेट मेडलिस्ट, पार्टिसिपेंट्स इन कंपटीशन जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका शी बॉक्स, ठीक है जी, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है जिसका सीधा सीधा कह लीजिए मकसद है कि किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस नहीं होनी चाहिए। विशाखा गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। सो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड टू मेक वर्कप्लेसेस सेफर फॉर वुमेन। और सीधा सीधा जो भी सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स हैं उनके लिए शी बॉक्स पोर्टल लाया गया है, डिजाइन्ड नोडल ऑफिसर्स टू इनेबल
टाइम मॉनिटरिंग, मतलब समय में जो है उन कंप्लेंट्स का निवारण हो, इंश्योरिंग दैट द ग्रीवेंसेस आर प्रोसेस्ड इन अ टाइमली मैनर। एक हमने और भी पढ़ा कि जो जो भी इंप्लॉइज के ग्रीवेंसेस हैं वो 21 दिन के अंदर अंदर जो है उसको उसका निवारण किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये आपका नया फ्लैग इंसिग्निया जो है लाया गया है। ये कंसेप्चुलाइज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के द्वारा। सो फीचर्स द अशोक चक्र, आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 आर्टिकल में देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को आया था। अभी जो है टोटल कितने जजेस हैं, मतलब मैक्सिमम जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने हो सकते हैं प्रेजेंट में, ये मैं बात कर रहा हूं 1 सितंबर 2024 की, ठीक है। तो उस समय पर कितने मैक्सिमम जजेस सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। अगेन आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अप्रूव्स नवरत्ना स्टेटस फॉर 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो यहां पर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनएचपी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, या कौन सी जो है किसको नवरत्ना का स्टेटस मिला है रिसेंटली या किसको नहीं मिला है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो एसजेवीएन हो गया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है जी, और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनएचपीसी, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जो है टोटल नंबर ऑफ नवरत्ना फर्म्स हो गई हैं इंक्रीज टू 25 एज अ रिजल्ट फ्रॉम 21 अर्लियर। तो अभी के समय पर कितनी है नवरत्ना। अब कई बार मैं इसी सेशन में डिस्कस कर चुका हूं, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, नवरत्ना, महारत्ना, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जो भी सरकारी कंपनीज हैं, उनको उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, मेनली 3 साल की, पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन कैटेगरीज में रखा जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, उन कंपनीज को उतने फंड्स, उतनी ऑटोनॉमी मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। ओके, तो ये उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी पीएसयूज के बारे में। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दिस सेशन सर्व्स अ पर्पस। नेशनल न्यूज को पूरे अगस्त मंथ की नेशनल न्यूज को हमने बहुत डिटेल, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे के पूरे सेशन को बहुत तसल्ली से बैठ के पढ़ रहे हैं पेन पेपर के साथ जो है, तो आपको कहीं और से नेशनल न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।